नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 2 मार्च 2025 और आज रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का आपका पेपर था और आज के पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। चलिए तो साथियों, आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो जो लोग पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि अभी आपका लंबा एग्जाम चलने वाला है तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष में हुई थी, वह कौन थे। यानी क्वेश्चन ये था कि भारत के प्रधानमंत्री के किस सलाहकार की मृत्यु 69 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता विवेक देबरॉय। विवेक देबरॉय बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। आपको बता दें, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और शीर्ष अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, अभी 2024 में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, निम्न में से शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भाई शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद, ऑप्शन में अनुच्छेद 21 का ये भी दिया हुआ था जो कि करेक्ट होता। साथियों, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि अनुच्छेद 21 का ए जो है, इसमें साथियों शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताया गया है। इसकी अगर बात करें तो इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन था, मालवा का पठार किस नदी के किनारे पर है। अब यह क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था आपको। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि मालवा का जो पठार है वो उसके आसपास कौन कौन सी नदी बहती है, या मालवा का पठार किस नदी के किनारे पर है। तो देखिए, मालवा का जो पठार है उसके किनारे पर चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन, इसके अलावा पार्वती, सिपरा, गंभीर और छोटी काली सिंध जैसी नदियां बहती है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, ब्रिटिश के द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कब लिया गया था। यानी ब्रिटिशों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया था, क्वेश्चन ये था। और ये शायद 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिशों के द्वारा दिल्ली पर पुनः कब्जा कब लिया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका होता 20 सितंबर 1857 को। 20 सितंबर 1857 करेक्ट आंसर होता। ठीक है, देखिए 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः कब्जा किया गया था। यह कब्जा 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था साथियों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 20 सितंबर 1857 आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर नाथुला दर्रा ऑप्शन में दिया होगा, जो कि करेक्ट होता। वैसे याद रखना, भारत को चीन से, ठीक है, नाथुला दर्रा, अघिल दर्रा और काराकोरम गलियारा जो है वो जोड़ता है। तो काराकोरम गलियारा, अघिल दर्रा और नाथुला दर्रा, ये तीनों ही याद रखना, आने वाले शिफ्टों में और भी पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें साथियों, अब से डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखिए आज ही से पेपर स्टार्ट हुआ है और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सब कुछ मिला जुला के आपको उन्हीं टॉपिकों में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि हुबहू आपके पेपर में आएंगे। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे उनको लगाना है। ठीक है, डेली। आगे देखिए, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन से नंबर का अभ्यास हुआ है। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ना, तो पूछा था हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन से नंबर का अभ्यास हुआ है। तो साथियों, अगर ऑस्ट्रा हिंद के बारे में पूछा था तो ऑस्ट्रा हिंद का अभी तीसरा संस्करण अभी 8 से लेकर 21 नवंबर 2024 तक महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था। भारत के महाराष्ट्र के पुणे में यह आयोजित हुआ था, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध अभ्यास था। इसका नाम था ऑस्ट्रा हिंद और ये तीसरा ही संस्करण था। तो संस्करण पूछा था तो तीसरा हो जाता। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था, राजस्थान का गणगौर त्योहार कितने दिन तक चलता है। भाई ये जो गणगौर त्योहार है ये राजस्थान में मनाया जाता है और ये 16 से 18 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, 16 या 18 दिनों तक। तो इसके अनुसार जो भी ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। साथियों, आप लोग हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना। देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है। तो वह इसका करेक्ट आंसर भाग 3 हो जाता। बात करें 12 से 35 तक में किसका प्रावधान है, तो फंडामेंटल राइट्स का, यानी जिसको आप बोलते हैं मूल अधिकार।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन मिलता है। याद रखना, मूल अधिकार का वर्णन मिलता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है। आगे देखिए क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? तो भाई भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 42 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या उल्लेखित है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत से जुड़ा हुआ है। तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों की मातृत्व राहत, ये आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन का। आगे देखिएगा, तो भाई आगे क्वेश्चन था, पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करता है? तो नीति आयोग अगर ऑप्शन में था तो नीति आयोग होता है, या फिर योजना आयोग आपके ऑप्शन में रहा होगा, क्योंकि योजना आयोग को समाप्त करके जनवरी 2015 में जो है ना नीति आयोग का गठन किया गया। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में योजना आयोग ना देके नीति आयोग दिया होगा। तो अगर नीति आयोग ऑप्शन में था तो ये करेक्ट होता, या फिर योजना आयोग तो आप जानते ही हैं। आगे देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? तो भाई देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही जो है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में है और अनुच्छेद 51 का ए में है। अगर पूछे मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना रूस के संविधान से। ठीक है, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। साथियों याद रखना है, मैं आपको इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्लासेस अभी दूंगा, उनको जरूर लगाइएगा डेली आप। जगन्नाथपुरी का संबंध निम्न में से किससे है? अब देखिए, जगन्नाथपुरी का संबंध जो है रथ यात्रा से है। रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में। तो भाई रथ यात्रा इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल 100% क्या होता? तो करेक्ट आंसर होता। तो रथ यात्रा जो है यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता। आगे क्वेश्चन था, एलिफेंटा उत्सव हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों एलिफेंटा उत्सव जो है हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो भाई ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, मुंबई। एलिफेंटा उत्सव पूछा गया था किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी महीने में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कहाँ? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। देखिए एक क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का नृत्य है? तो भाई ऑप्शन में शायद आपको छऊ दिया हुआ था, तो छऊ अगर आपके ऑप्शन में था तो ये आपका करेक्ट होता। वैसे अगर छऊ की बात करें ना तो साथियों छऊ जो है, देखिए अगर ऐसे देखा जाए छऊ मूल रूप से, तो छऊ जो है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य में किया जाने वाला नृत्य रूप है। छऊ की बात करें तो ये भारत का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय नृत्य याद रखना। आगे देखिए, नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का आकार कैसा होता था? तो नागर शैली में जो वल्लभी मंदिर बनते थे उनका आकार कैसा होता था? तो इसका करेक्ट होता वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट होता। नागर शैली में बने वल्लभी मंदिर का जो आकार है वो कैसा होता था? तो साथियों वर्गाकार होता था। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की शुरुआत जो है ये 2021 में हुई थी साथियों, वर्ष 2021 में। तो वर्ष 2021 यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था, अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का विजेता कौन है? तो भाई अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का जो विजेता है वो कौन है? ये अभी एसएससी जीडी में भी आपसे पूछा था। अभी एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ ना उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो अल्टीमेट खो खो लीग 2023 का जो विजेता है वो गुजरात जायंट्स है। तो गुजरात जायंट्स इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल क्या होता? आप बोलोगे सर करेक्ट आंसर होता। आगे क्वेश्चन था, बस्तर दुर्ग का संबंध भारत के किस राज्य के है? तो बस्तर दुर्ग जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो भाई ये छत्तीसगढ़ में है। तो सीधे सीधे इसका आंसर आपको छत्तीसगढ़ करना था। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाता, जो कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। आगे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 79 के तहत। साथियों जो हमारा सेकंड वाला चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर जाओगे ना तो कंप्लीट जो अनुच्छेद है
मूल अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक वायरल वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा सभी साथी। 6-7 लाख साथियों ने वो देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ऊपर में ही पिन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं इनके अगर टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है तो ये जो चैनल है हमारा स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर जाओगे आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। करेंट अफेयर्स हो चाहे आपका बाकी के सब्जेक्ट्स के हो, सारे टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनको आप लगा लेना। एक क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? देखिए, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कौन सा था? तो करेक्ट होता प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, याद रखना, और ये भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था साथियों। एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, हालांकि मैं यहाँ पर मुख्य खरीफ फसल कौन कौन से बता देता हूँ, जैसे कि धान यानी चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, रागी, सब्जियां, ये सभी जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट होता। आगे क्वेश्चन है, सोनू निगम को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो भाई सोनू निगम को वर्ष 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो कला के क्षेत्र में मिला था। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका कला हो जाता। सोनू निगम को 2022 में जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो कला के क्षेत्र में। तो साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी के शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे रात में ऑल शिफ्ट के, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप डेली जरूर लगाना, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।